बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम धामी ने की। बैठक में गणेश जोशी, रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को रखा गया। बता दें कि पिछले 3 महीनों में कोई भी कैबिनेट बैठक न होने की वजह से कई प्रस्तावों लटके हुए थे। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे हैं और बैठक खत्म हो गई है, ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जल्दी अपने संवाददाता से हम जुड़ेंगे और जानेंगे किन प्रस्तावों पर धामी सरकार ने मुहर लगाई है। करीब 3 महीनों बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मंत्रिमंडल की बैठक है। सभी मंत्री जब बैठक शुरू हो रही थी तो बैठक के लिए जाते हुए, और अब बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। करीब 2.5 से 3 घंटे की ये बैठक रही है और बैठक में क्या लब्बो लुआब निकला, क्या किन प्रस्तावों पर मुहर लगी, ये भी अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक रही है। करीब 3 महीने बाद ये बैठक हुई। जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, जो कैबिनेट बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है और ऐसे में बस कुछ ही देर में जो है ये बैठक कल समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कई मायनों में जो है ये अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि करीब 3 महीने के बाद जो है ये कैबिनेट की बैठक हो रही है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जो है बैठक हुई थी और इसमें कई ऐसे प्रस्ताव गए थे। लेकिन इस बैठक में जो है कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और करीब 1 दर्जन से अधिक जो है प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम जो विभाग हैं उनके जो संबंधित प्रस्ताव है वो भी बैठक में आएंगे और ऐसे में उन पर भी अहम चर्चा जो है होगी और ऐसे में उन पर भी कई अहम प्रस्तावों पर जो है मोहर इसमें लग सकती है। तो वहीं मानसून सीजन भी दस्तक देने जा रहा है। मानसून सीजन को लेकर भी क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा में किस तरीके की तैयारी रहने वाली है, चारधाम यात्रा की मानसून सीजन आ रहा है तो ऐसे में चारधाम यात्रा किस तरीके से व्यवस्थित की जाए, क्या कुछ तैयारियों, तो इन तमाम विषयों को लेकर भी जो संबंधित विभागों के मंत्री हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं। उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो यानी कि कई महीनों में यह अहम बैठक मानी जा रही है। करीब 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर जो है बैठक में वो मुहर लग सकती है। अरुण, बैठक अभी भी चल रही है, यानी कि काफी लंबी बैठक चल रही है। जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, बैठक लगातार चल रही है। करीब 1:30 बजे से सचिवालय में बैठक शुरू हुई और ऐसे बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद है और ऐसे में जिस तरीके से काफी देर से जो है बैठक चल रही है तो माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर जो है इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात अगर की जाए, आपदा प्रबंधन को लेकर भी कई तैयारी कैसी है, उसकी तैयारी किस तरीके की रखनी है, उसको लेकर भी तमाम विषयों पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि मानसून सीजन जो दस्तक देने जा रहा है तो ऐसे में इस बार ये भी कहा जाए कि सबसे अधिक जो है बारिश इस बार पड़ सकती है। तो इसको लेकर चारधाम यात्रा की तैयारी हो या आपदा प्रबंधन विभाग की किस तरीके की तैयारी है, तो इसको लेकर तमाम तैयारी जो है चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और कुल मायने ये किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है, कितने प्रस्ताव बैठक में आते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आएंगे, लेकिन कितने प्रस्तावों को मोहर लगती है, क्या कुछ अहम प्रस्ताव रहने वाले हैं जिन पर सरकार फैसला लेगी, जिन पर मोहर लगाएगी, तो उन वो अभी जो है थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। जैसे ही यह बैठक खत्म होगी उसके बाद ही इन सब विषयों पर जो है कितने प्रस्ताव बैठक में शामिल हुए, किन पर मोहर लगी है, कितने प्रस्ताव क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए, ये सभी जो है स्पष्ट होगा। अरुण, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है और ऐसे में बहुत सारी ऐसी केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिनसे जनता लाभान्वित हो रही है। मुफ्त खाद्यान्न योजना की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मंत्री रेखा आर्य भी बैठक में हैं और उन्होंने भी एक दिन पहले बयान दिया कि अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सरसों का तेल, मसाले, दालें और सामान भी मिलेंगे। तो मुफ्त खाद्यान्न योजना को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि क्या कुछ
और सामानों में अगर इजाफा किया जाना इसको लेकर, इसके साथ ही जो कांवड़ यात्रा अरुण होने वाली है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में, इसको लेकर भी शायद सरकार चिंतन मंथन कर सकती है। और जो सत्यापन, जो लोगों का सत्यापन का विषय है जो बाहरी राज्यों से आते हैं, इन विषयों को भी क्या कैबिनेट में लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मुफ्त खाद्यान्न योजना जिस तरीके से चल रही है और कैबिनेट मंत्री देखा ये बैठक में मौजूद है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि 14 लाख परिवारों को जो है मुफ्त जो राशन में दाल है या अन्य जो तेल है या मसाले हैं, जो अन्य चीजें हैं, उन्हें देने का प्रावधान भी वो इस बैठक में रख सकती हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा भी है। तो ऐसे में इनको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है कि किस तरीके की योजना ये आगे बढ़ाई जाती है, क्या कुछ इसमें अहम चीजें रखी जाती है। इसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा की जहाँ तक बात है तो कांवड़ यात्रा में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और जिस तरीके से चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए, चारधाम यात्रा में लगातार साल दर साल से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांवड़ यात्रा की अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा में भी उत्तराखंड में जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है इस बार भी यह अनुमान है कि और अधिक जो है भीड़ देखने को मिल सकती है कांवड़ यात्रा के दौरान। तो उसकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भीड़ नियंत्रण कैसे किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा में जो शुरुआती दिनों में देखा गया तो काफी मुसीबतें जो है हुई, वहां पर भीड़ नियंत्रण को लेकर काफी भीड़ जो है हुई, उसमें कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी हो किस तरीके की तैयारी रहने वाली है, भीड़ नियंत्रण कैसे किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात सत्यापन अभियान किया था, ऐसे में लगातार देखा जा रहा है हाल ही में जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर जिस तरीके से लगातार सत्यापन का मामला हो ऐसी चूल पकड़ रहा है। हालांकि सरकार पहले से ही कहना था कि सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन होगा, उनकी क्राइम रिपोर्ट क्या है, क्या क्या बैकग्राउंड, क्राइम बैकग्राउंड है, किस तरीके के बैकग्राउंड है, ये तमाम चीजें जो है उसमें होगी। और इसको लेकर भी जो है इसमें चर्चा हो सकती है कि सत्यापन अभियान कितने बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए, क्या कुछ और अधिक चीजें जो है वो रखी जा सकती है। तमाम मुद्दे फैसले हैं जिन पर जो है चर्चा होने की जो है संभावना जताई जा रही है। लेकिन किन प्रस्ताव को मोहर लगती है, क्या कुछ बैठक में चर्चाएं होती है, कितने प्रस्ताव आते हैं, इसको लेकर अभी जो है जैसे ही बैठक खत्म होगी तभी ये सभी चीज स्पष्ट होगी कि आखिर इस बैठक में आज का जो है मेन मोटिव क्या रहा है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से लखपत बुटोला के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बता रहा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहा है, वह सभी कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्य हैं। विफलता का रुमाल है, जबकि हकीकत ये है कि हमने बद्रीनाथ क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास के काम करवाए और विकास के काम कोई व्यक्ति नहीं करवाता है, ये पार्टी करवाती है और उस पार्टी की सरकार कराती है। और इस मामले में, काम के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड नरेंद्र सिंह भंडारी जी से लेकर के जो है आज तक बहुत अच्छा रहा। तो बद्रीनाथ में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंचने पर उन्होंने विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ है, ये तमाम बातें कही हैं। और इसके साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और पूरी तरह से जनता से आश्वान्वित हैं कि इस उपचुनाव में जनता कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला को चुनाव जिताएगी। और वहीं बातों बातों में हरीश रावत ने यह भी कहा कि जो भी विकास कार्य बद्रीनाथ विधानसभा में हुए हैं वे सभी कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। और ये दोनों सीट जो हैं तो ये उपचुनाव, हालांकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो यही कहते हैं कि रूलिंग पार्टी का ही जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो अमूमन जीतता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीते रोज़ भी पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल, आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नौटियाल साहब, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद। आशीष नौटियाल जी बद्रीनाथ पहुंचे हुए थे पूर्व सीएम हरीश रावत, और ये भी उन्होंने कहा है कि जो भी विकास कार्य बद्रीनाथ में इम्प्लीमेंट हुआ है,
ज्यादातर कार्य जो है कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके टाइम तो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर इन्होंने लोगों के घर तोड़ने का काम किया है। आप देखिए तीर्थ पुरोहित जो है बद्रीनाथ के अंदर हड़ताल पर बैठ गए क्योंकि इन्होंने उनके घर तोड़ दिए। उनके जब उनकी गैरहाजिरी में जब कपाट बंद होते हैं, पट बंद होते हैं वो बद्रीनाथ के, उस टाइम पे उनके घर तोड़कर उनके सामान को गायब कर दिया। वहाँ का तीर्थ पुरोहित आज भी हड़ताल में बैठा है। तो विकास कार्य निश्चित ही माननीय हरीश रावत जी के टाइम पर हुए हैं। और आज भंडारी जी का मैं शायद कोई बयान सुन रहा था जिसमें बोल रहे थे कि मैं विकास पुरुष हूँ। तो विकास कांग्रेस के टाइम पर विकास हुआ है और उसको आज श्रेय अगर भंडारी जी अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि सिर्फ मैंने कर दिया, तो अगर ऐसा विकास करना होता तो भारतीय जनता पार्टी कर लेती। वो क्यों कह रही थी कि हमारा वो नहीं है, विधायक नहीं है। आप देखें कितनी अनदेखी की जब कांग्रेस के विधायक के तौर पर भंडारी जी काम कर रहे थे। जब जोशीमठ में आपदा आई तो हड़ताल पर बैठना पड़ा विधायक को कि इनको देखो, यहाँ के सुध लो, पर उन्होंने सुध लेने का काम नहीं किया। और आज बोल रहे हैं कि हम मुझे विकास के लिए वहां जा रहे हैं। तो यहाँ विकास के लिए क्या कमी थी, इसको बताएं भंडारी जी सबके सामने कि क्या भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के सीएम उनके साथ कर रहे थे, जो इन्होंने मांगा नहीं दिया। इस बात को खुलासा करना चाहिए इनको, क्यों विकास नहीं हो पा रहे थे। तो इस बात को भी बताने की जरूरत है और जनता निश्चित समझेगी इस बात को कि जो आदमी कल तक भारतीय जनता पार्टी को गलियाता था, जो बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी में वही लोग जाते हैं जो बिकते हैं और मेरी बोली नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं बिक पाया, आज ये खुद वहां जाकर बैठ गए हैं। तो इन्हें बताना पड़ेगा क्यों गए हैं, क्यों बैठे हैं। इस बात का जनता को पता लगना चाहिए। ठीक है नोटियाल जी, जवाब ले लेता हूँ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सतवीर चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। रोहित जी। चौहान जी, देखिए आशीष नोटियाल जी कांग्रेस के बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, दूसरे लाइन पे वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका प्रश्न है कि सत्ता जो धारी दल है उनके नेताओं से पूछा जाए कि बद्रीनाथ सीट से अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी, लेकिन जब वो कांग्रेस के विधायक थे तो उस समय वो लगातार आरोप लगाते थे कि सरकार भेदभाव कर रही है बद्रीनाथ के विकास को लेकर, उनको बजट नहीं दिया जा रहा या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या अब बीजेपी के बतौर प्रत्याशी वो इस बात का खुलासा करेंगे कि सरकार उनकी अनदेखी क्यों कर रही थी और किन कामों की अनदेखी हुई? वो आपसे ये जवाब चाहते हैं। रोहित जी, जब आप बद्रीनाथ विधानसभा की बात करते हैं तो बड़ा ही इसमें आध्यात्मिक एक स्वरूप देखने को मिलता है कि बद्री विशाल जी के नाम से ये विधानसभा है। अगर मैं बद्री विशाल से ही शुरू करूं तो बद्री विशाल में इस समय मास्टर प्लान चल रहा है और मास्टर प्लान के तहत अभी तक वहां पर 400 करोड़ का हमने अभी तक टारगेट किया है कि 400 करोड़ रुपए वहां तक अभी हमने देने का काम किया है। इससे लाभ ये होगा कि वहां पे जितने भी बाहर से आने वाले हमारे तीर्थ यात्री है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा। हर कोई राज्य ये चाहता है कि उसकी संस्कृति का आदान प्रदान हो। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 प्रमुख धामों में से एक धाम हमारे यहाँ बद्री विशाल जी का है। और बद्री, आपने कहा कि राजेंद्र भंडारी जब कांग्रेस में तो धरना प्रदर्शन करते थे। वास्तविकता रोहित जी ये है कि कांग्रेस के अंदर जितने भी इस समय विधायक गण है वो अपने आप को बहुत ही कुंठित महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना प्रेशर किया जा रहा है, जिस प्रकार की देश विरोधी मानसिकताएं कांग्रेस की है उससे वो इतना कुंठित होते जा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। और वो क्योंकि अभी मैंने देखा कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी विधायकों से कहा था कि 10-10 काम आप अपनी विधानसभाओं से लाइए, जो प्रमुख काम है सभी ने अपने 10-10 काम दिए। हमने किसी के साथ भी विद्वेष की भावना से या तुष्टीकरण की भावना से नहीं देखा। हमने सभी के कामों को, जो प्रमुख 10 काम थे उनको इंक्लूड किया। तो 1000 के लगभग काम थे, हमने 700 को उसमें से निकाले हैं। अब आप देखिए कि अगर हम तुष्टीकरण की भावना से देखते तो हम कांग्रेस के सारे विधायकों के क्षेत्र छोड़ देते जहां से उन्होंने जनता को चुना है। मगर हमारा क्या है कि समग्रता में हम विश्वास रखते हैं कि समग्र विकास होना चाहिए राज्य का। प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस के अंदर आज इतना कुंठा का ग्रस्त हो चुकी है कि वो उनके विधायक आज या आम कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनको भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। और मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ऐतिहासिक विजय होने वाली है। जो ये बार बार ये राग अपलाप रहे हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे अब जीतेंगे अब जीतेंगे, आप देखना जिस दिन ये परिणाम आएंगे उस दिन फिर से इनके हाथ में एक निराशा लगेगी।
कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना राज्य में रह के एक विपक्ष दल होकर रचनात्मक विपक्ष का रवैया कैसे निभाया जाता है, वो भी कांग्रेस के पास आज ठीक है नहीं चौहान जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तराखंड को जो प्रगति देनी चाहिए थी और जिस कुशल प्रशासक की आवश्यकता थी, वो मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में मिले, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून हो, तमाम उन जो प्रॉब्लम्स उत्तराखंड के सामने थी और जो भविष्य में बहुत बड़ा प्रारूप लेने वाली ठीक है चौहान जी, मैं जवाब लेता हूँ नौटियाल जी से। सॉल्व किया जी आशीष नौटियाल जी, देखिए बीजेपी का तो जवाब आ गया कि आप लोग कुंठित हैं, आपके जो तमाम विधायक हैं वो भी कुंठित हो चुके हैं, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं। देखें राजेंद्र भंडारी जी बताएं, क्योंकि अब सत्यवीर भाई तो विधायक है नहीं वहाँ के, वहाँ तो राजेंद्र भंडारी विधायक थे कांग्रेस से। विधायक बताएं आखिर विधायक को इतनी घुटन क्यों हो रही थी, क्या ऐसा हो रहा था जो इतने सालों से तो कांग्रेस के अंदर बड़े सुखी थे और एक दिन पहले रात तक भी बड़े सुखी थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता जो हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो बड़ी ये बातें कर रहे थे। और अगले दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, इसका खुलासा तो उन्हें करना पड़ेगा। पार्टी के अंदर हुआ या भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई ऐसा ऑफर आया या आप पे कोई दबाव आया, इसका खुलासा तो भंडारी को करना चाहिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। जो आदमी इतने सालों से कांग्रेस में था, अचानक वो यहाँ से गया तो बताए कि मुझे कांग्रेस के अंदर कौन कौन परेशान कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी उनको क्या ऑफर कर रही है, ये उनको बताना पड़ेगा। और झूठ बोलने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो हम विकास कर रहे हैं, विकास का ये नाम तो बताएं, विकास कहते किसे हैं? आप सोना चोरी करने को विकास कहते हैं? अगर आप केदारनाथ के अंदर सोना चोरी करते हैं और उससे अपने पार्टी का फंड बढ़ जाता है तो क्या विकास है? बद्रीनाथ के अंदर लोगों के घर तोड़ दिया आपने, बताइए तीर्थ पुरोहितों का लोग आशीर्वाद लेते हैं, आप श्राप लेने का काम कर रहे हैं, उनके घर उजाड़ दिया। नौटियाल जी, राजेंद्र भंडारी के खिलाफ क्या जनता में गुस्सा है बद्रीनाथ में? नहीं, जनता में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुस्सा है उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं ये आदमी हमारे यहाँ आ गया है तो हमारी भी राजनीति खत्म करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद हराने पे तुले हैं और क्षेत्र की जनता तो परेशान है ही। वो कह रही है आखिर गए क्यों, कारण बताओ, क्षेत्र की जनता सम्मान करेगी। आप कारण बताएं क्यों गए, आप एक दिन अचानक रातों रात गए, इसका कारण जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि वोटर असली जनता है। जनता को पता होना चाहिए कि जनता के विधायक के साथ उत्पीड़न कौन कर रहा था। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, देखिए कांग्रेस कह रही है कि जनता जो है चुनाव में ये सवाल पूछेगी, उस समय क्या बताएंगे राजेंद्र भंडारी? रोहित जी, आप मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अभी तक ये बहुत गहरी कुंभकर्णी निद्रा से अभी तक जगे नहीं है। अभी 4 जून को ही लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं। अगर उनके प्रति किसी प्रकार की नाराजगी होती बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर या जो पौड़ी लोकसभा में पड़ता है, तो इस प्रकार से उनको वहां से हम भारतीय जनता पार्टी को 7,000 के वोटों की लीड ना मिलती। वैसे हम वोटों के चक्कर में नहीं पड़ते, हमारा केवल ये ध्यान रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंचे, उनके समग्र विकास के लिए कैसे काम करे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अभी कह रहे थे कि जो कांग्रेस में थे तब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो वास्तविकता में उनका मन बिल्कुल धरना प्रदर्शन के नहीं था। मैंने आपको बताया 400 करोड़ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के लिए दिए, उसके बाद ऑल वेदर रोड के लिए, उसके बाद वहां तमाम तरह की और आर्थिक गतिविधियां हो, आने वाले समय में वो और वहां पर्यटन के हब बने। ऋषिकेश कंटराग रेलवे लाइन उसका एक प्रमुख उदाहरण है। मैं ये जो धरना प्रदर्शन भी किया, वो उन्होंने कांग्रेस की विचारधाराओं से जो ऊपर के लोग जो थोपते हैं, उस कारण उन्होंने वो धरना प्रदर्शन किया। वहां से दिल्ली से सोनिया गांधी, इनकी राजमाता, प्रदेश अध्यक्ष को फोन करती है, प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों पे प्रेशर डालते। केवल और केवल यही है कि आप देखो तमाम उन विधायकों के आप बयान उठा के देख लीजिए, सार्वजनिक पटल पे अखबारों में छपे हैं, चाहे हरीश धामी का बयान हो, चाहे वहां कुमाऊं से इनके तमाम उन विधायकों का बयान हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे सभी संज्ञान, हमारे यहाँ विकास कार्य होने चाहिए उस पर संज्ञान ले रही है, तो हम कैसे उस पार्टी का विरोध करते हैं। तो ये मैं कुल मिला के आपको बता रहा हूं कि मैंने जो आपको कहा कि इनका प्रत्येक व्यक्ति इस समय जो विधायक है वो इसलिए कुंठित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का तुष्टिकरण नहीं कर रही, ना विपक्ष को देख के, ना कि राज्य में ये देख के कि ये इस वर्ग का या ये उस वर्ग का, ये समाज का या ये संस्कृति का। हमने जो उत्तराखंड की जो परंपरा है कि सभी को समान दृष्टि से लेके और समग्र विकास के लिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो उत्तराखंड तमाम क्षेत्रों में अव्वल नंबर पे आ रहा है, चाहे आप जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे आप निवेश के इसमें हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नारी सुरक्षा के क्षेत्र में हो। तो ये सब चीजें हैं जो उत्तराखंड की जनता को दिख रही है। अच्छा चौहान जी, माहौल क्या है इस समय बद्रीनाथ में? माहौल कैसा है? बहुत रोहित जी, बहुत ही अच्छा माहौल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिश्चित कर रहा हूँ आपके चैनल पे जितने भी आपके दर्शक इस समय आप देख रहे होंगे,
जो परिणाम आपको 2024 में दिखे उससे भी बेहतर परिणाम अभी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बद्रीनाथ की बात छोड़िए, आप मंगलौर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीतने वाली है। उसका मैं इसलिए उदाहरण के साथ आपको रोहित जी बताना चाहता हूँ कि जो ये पंचायत के चुनाव होते थे हमारे, ना कभी वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बना, ना कभी हमारा कोई हरिद्वार में कभी हमारा कोई ब्लॉक प्रमुख बना, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के इस समय बने, और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना। ये वो भूमि है जो प्यार करी हमने कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, संगठन ने जो परिश्रम किया, सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंची, डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं पहुंची। ठीक है चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, नौटियाल जी, अपना समय HNN को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करने वाली है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब प्रत्याशियों के लिए दिग्गज नेता मैदान में उतर जाएंगे। कांग्रेस से प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि प्रभारियों को अपनी जिम्मेदारियां जो है इसमें सुनिश्चित करनी होंगी और न्याय पंचायत में पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से अभी नगर निकाय के चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय रहते हुए चुनाव पे नहीं कराए। मंत्री जी बार बार झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, कोर्ट में लोग चले गए। उसके बाद भी इन्होंने 3 महीने का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया। पहले 6 महीने का बढ़ाया, अब 3 महीने का बढ़ा दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मत प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य के अंदर बढ़ा है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। अब ये जो पंचायत के स्तर के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं, उसके लिए पार्टी ने पूरा होमवर्क तैयार कर रखा। इसके लिए पूरे हम ग्राम पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर हम लोग प्रभारियों की नियुक्तियां करेंगे। वो जाके लोगों से समन्वय स्थापित करेंगे। और हमारे संवाददाता हिमांशु घोड़ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, न्याय पंचायत स्तर पर कांग्रेस जो है अब तैयारी कर रही है, क्या है पूरी इनके अगर ब्लूप्रिंट की बात करें, रोड मैप की बात करें, तो कांग्रेस इस समय कैसा खाका बुन रही है चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से 5 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली, लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो पाले में जो है एक भी सीट नहीं आई है। उसके बाद अब क्योंकि राज्य में 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, और बद्रीनाथ विधानसभा सीट क्योंकि कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण सीट यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भंडारी, वो स्वयं कांग्रेस का पाला छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसलिए कहीं ना कहीं ये सीट कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है। वहीं मंगलौर सीट की बात करें तो यहाँ पर काजी निजामुद्दीन जो पहले बसपा प्रत्याशी थे, वो अब कांग्रेस में आए हैं। काजी निजामुद्दीन का लंबा समय जो है राजनीतिक जीवन का वो बसपा में बीता है, अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और लखपत बुटोला, यहाँ पर बद्रीनाथ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लखपत बुटोला जो है कांग्रेस प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन दोनों ही सीटों को साधने के लिए इस बार तैयारी कर रही है। पूरी कोशिश कांग्रेस की है कि कहीं ना कहीं इन दोनों ही सीटों को जो है साधा जाए और अपने जो हताश कार्यकर्ता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है, हालांकि इस बार थोड़ी जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हताशा अभी भी कार्यकर्ताओं में है कि 3 टाइम से जो है लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस के पाले में नहीं आई है, उस निराशा को किस प्रकार दूर की जाए, इसके लिए कांग्रेस अपने पूरी जोर शोरों से इस सीट पर लड़ रही है। इन दोनों ही सीटों पर लड़ी है और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम इस समय कांग्रेस कर रही है कि जिस प्रकार से अगर ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के पाले में आती हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत जोश जो जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद राज्य में चाहे निकाय चुनाव होने हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, दोनों के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश देने का काम जरूरी है। दोनों ही सीटों पर विजय अगर कांग्रेस प्राप्त करती है तो वो होगा। हिमांशु, ये भी बताइए कि जो प्रभारी ने जो कुमारी शैलजा हैं, आखिर वो कब आ रही हैं उत्तराखंड? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम लगातार बने हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड की प्रभारी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। दिल्ली से खाली फरमान आ रहा है उनका। जी बिल्कुल रोहित, आपने एक बेहतरीन बात यहाँ पर ये बताई है कि जो भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और
कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस प्रभारी जो है शैलजा, वो एक कहीं ना कहीं ये कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं चिन्ह कांग्रेस के खड़ा करता है, क्योंकि भाजपा अगर आप देखें तो भाजपा को अभी मंथन करने की उतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 3 दशक से लगातार जो है सीट जो है भाजपा जीत रही है। वोट प्रतिशत भी हालांकि थोड़ी बहुत कम रहा, लेकिन उतना निराशाजनक नहीं रहा, बेहतरीन वोट प्रतिशत बीजेपी का रहा है। और उसके बाद भी अगर भाजपा जो है प्रभारी अगर उनकी नियुक्ति करते हैं, और लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से भाजपा की जो 2 दिवसीय चुनाव मंत्रणा समिति है उसने इस बात पर अध्ययन किया है, इस बात की उसने रिपोर्ट पर अध्ययन किया है कि किन विधानसभाओं में हमारा वोट प्रतिशत कम रहा है और उन विधानसभाओं में हम अपना वोट प्रतिशत किस प्रकार बढ़ाएं। और इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण चर्चा किस प्रकार से संगठन को मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि मंगलौर सीट को साधना इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण काम है। मंगलौर सीट को बीजेपी इस बार अपने पाले में करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये फर्क जरूर बीजेपी और कांग्रेस की संगठनात्मक प्रणाली में यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलता है। जबकि कांग्रेस की जो प्रभारी है शैलजा, वो अभी तक उत्तराखंड का उनका अभी ठीक है तक हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी